हार्ड वर्क कम्स फर्स्ट एंड देन कम्स द स्मार्ट वर्क। डेफिनेटली। तो सर वो मेरे को पता नहीं डिफरेंट सॉर्ट ऑफ ना सर, कभी कभी कहते हैं ना एनर्जी मैच हो जाती है। राइट सर वहाँ पे फिर मुझे लगा कि नहीं, अगर मैं 10 घंटे पढ़ रहा हूँ तो वो कम है, तो मैं 14-15 घंटे, मैंने आपको बताया भी था मैं लेक्चर्स करता था, राइट तो वो सेल्फ स्टडी के लिए डेफिनेटली थोड़ा कॉम्प्रोमाइज होता था, बट सर वो फिर कहीं ना कहीं लगता था ना पुरानी चीज़ें क्लियर हो रही है, तो सर वो बहुत अच्छा लगता था। और उसके बाद लास्ट के 2 महीने तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, पूरा सेल्फ स्टडी का टाइम। सर डीमोटिवेट हमारे कोर्स में होना बहुत कॉमन है और बहुत फ्रीक्वेंटली हो जाते हैं कई बार, क्योंकि सर हम ना कंसिस्टेंसी बहुत बार ट्राई करते हैं, प्रॉब्लम हो जाती है, हम लोग इंटेंसिटी और कंसिस्टेंसी में डिफरेंशिएट नहीं कर पाते। और ये चीज़ तो मेरे को एग्जाम देने के बाद पता लगी थी कि मैं गलती कर कहाँ रहा था। सर कॉन्सेप्ट बिल्डिंग अगर शुरू में ही बहुत अच्छी हो जाती है, जैसे आपका सब्जेक्ट है कॉस्टिंग और जो आपने स्टार्ट कराया था कॉस्ट शीट से, आई डोंट थिंक कि कोई 22 घंटे उस चैप्टर को पढ़ाता होगा लेकिन आपने उसके अंदर पता नहीं क्या क्या पढ़ा दिया था कि मेरे आने वाले चैप्टर्स के सबके डाउट ऑलरेडी क्लियर हो चुके थे। हाय गाइस, मैं आपका दोस्त सी एस सुनील आप सबके सामने आ गया हूं आपके लिए, सिर्फ जी हां आप ही के लिए, अपने साथ लेकर AIR42 अंश को। जी हां, अंश ने इस बार अपने नवंबर 2022 के सीए इंटरमीडिएट एग्जाम्स में स्कोर करा है AIR42। तो सबसे पहले आपके साथ आए हैं अंश यहां पर, तो कॉन्ग्रेचुलेशन अंश। सबसे पहले तो मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस यार, जो आपने ये टारगेट अचीव करा है, जो ये रिमार्केबल एक फीट अपनी लाइफ में एक स्टेपिंग स्टोन अचीव करा है। सो उसके लिए बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच सर। देखो अंश, ये वाला वीडियो जो है ना, ये बहुत सारे बच्चे देखने वाले हैं आज। सो आज हम आपके साथ आपके कुछ सीक्रेट्स के बारे में बात करेंगे। व्हाट यू हैव डन समथिंग डिफरेंट। मैं हमेशा बोलता हूं, मेहनत सारे बच्चे करते हैं, बट कुछ ना कुछ थोड़ा सा डिफरेंटली और थोड़ा सा एक्स्ट्रा, यू आर अमंग दोज रैंक होल्डर्स। सो अंश, पहले तो मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। अंश, हाउ इज द एटमॉस्फेयर एट होम? आई रिमेंबर अंश का सबसे पहला कॉल आया एंड अंश ने मुझे सीधा बोला, सर मेरा AIR42 आया है। और उसके बाद अंश हो गया स्टॉप, क्योंकि उसके बाद हम तो अलग ही लेवल पे खुश हो रहे थे। देन मैंने अंश से पूछा, अंश मार्क्स कितने हैं? तो अंश ने क्या जवाब दिया, आओ जरा अंश से ही पूछते हैं। तो अंश, व्हाट वाज दैट स्टोरी? मेरे को छोटा सा स्टोरी बताओ, सब बच्चों को सब सुनना चाहते हैं। सर व्हाट हैपेंड बेसिकली वाज आई वाज चेकिंग द रिजल्ट्स, द साइट हैड एक्चुअली क्रैश्ड, तो मैं 15-16 मिनट से उसको ट्राई कर रहा था एंड देन सडनली मम्मी के फ़ोन में मैंने खोला, मोबाइल डेटा से चालू, वाईफाई से हुआ नहीं, तो जब मैंने खोला तो मुझे जो भी दिखा, मतलब मैंने बस आंख बंद करके रैंडमली देख लिया कि रिजल्ट, एंड एक्सीडेंटली वो मेरिट लिस्ट पे लग गया। आई वाज एक्सपेक्टिंग, कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड में बहुत दिन से था कि एग्जाम्स अच्छे गए हैं, तो अगर मेरे हिसाब से वैल्यूएशन होती है तो डेफिनेटली आई मे गेट अ रैंक। बट सर जब देखा तो फिर तो सर क्लाउड 9 हो जाता है बिल्कुल। मम्मी उस टाइम पर बाहर गई भी थी, तो मैं एकदम बाहर भागा उनको बताने कि मम्मी रैंक आई है, और डैडी भी एकदम से फिर उठ के आ गए थे मेरे पास। तो वो तो बहुत एक सर स्पेशल मोमेंट था, मतलब अभी तक का सबसे मतलब क्रूशियल मोमेंट मेरे लिए, जो मैं कह सकता हूँ। मैं अंश इसको थोड़ा ऐसे बोलूं, ये रैंक या रिजल्ट आपने एक बार में अचीव करा, कैन आई से ये एक छोटा सा गिफ्ट यू हैव गिवन टू योर फैमिली? डेफिनेटली, मतलब एक ऐसी खुशी, एक ऐसी इंपॉर्टेंट चीज जो मतलब फैमिलीज जनरली वेट करती हैं, यार हमारे बच्चे कब हमें कुछ रिटर्न देंगे। सो दिस इज अ स्मॉल जेस्चर ऑफ गिफ्ट यू हैव गिवन फॉर देयर हैप्पीनेस, फॉर देम, फॉर टू चीयर फॉर द लाइफ टाइम। इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग, फॉर द लाइफ टाइम। डेफिनेटली सर, एक्चुअली क्या है ना, मम्मी डैडी के सैक्रिफाइसेस तो हमें पता है कितने ज़्यादा होते हैं, तो हम उनके लिए आगे जाके कितना भी कुछ कर लें, उनके जो डेट्स हैं वो कभी रीपे नहीं हो सकते। लेकिन एग्जैक्टली जो उनके चेहरे पे उस टाइम पे स्माइल दिखी थी सर, वो बहुत ज़्यादा मतलब क्या कहते हैं ना, इनवैल्यूएबल थी सर। वो क्या मतलब, डैडी को इतने सारे कॉल्स आ गए, रिलेटिव्स को, सबको बोल दिया था एक रात को कि मतलब जो क्लोज थे कि आ रहे हैं, लेकिन फिर और भी रिलेटिव्स के वो थोड़ा सा इधर उधर बात जाती है तो आने लगे। इनफैक्ट जो लोग डैडी के पुराने ऑफिस के कलीग्स थे उनके भी फ़ोन्स आए थे, तो डैडी बहुत खुश थे, और मम्मी तो बहुत ज़्यादा, वो तो आज तक भी वो जो यूट्यूब वाला इंटरव्यू उसको बार बार देखती रहती हैं। चलो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अंश, अंश मेरे को एक छोटी सी चीज बताओ, आपकी फैमिली में कोई चार्टेड अकाउंटेंट है? नो सर, नहीं है। तो आपने सीए करने का सोचा कैसे था? मतलब हाउ यू थॉट कि मुझे सीए करना है? पहले तो मैं आराम आराम से चलूंगा, आपकी लाइफ में घुसूंगा मैं। हाँ सर बिल्कुल। सर हुआ क्या, 8th क्लास 9th क्लास तक हम अपना दिमाग बना लेते थे कि हमें साइंस लेनी है, कॉमर्स लेनी है। पहले तो मेरे को यही था कि मेरे भैया ने भी साइंस ली थी, तो मैं भी वही IIT की कोचिंग करूँगा और जैसे तैसे करके अगर नंबर आ गया तो हो जाएगा, और नेगेटिव तो सोचना ही नहीं होता था उस टाइम पे।
बट सर 9th क्लास में आके ना मेरे को साइंस में ऐसा नहीं था, मुझे नंबर नहीं आते थे, लेकिन इतना इंटरेस्टिंग नहीं लगती थी वो। और उसी टाइम पे मेरे को मैथ्स, जबकि मैथ्स का कॉमर्स है, अगर हम टेक्निकली देखें तो नाता नहीं है, बट मेरे को थोड़ा सा नंबर्स गेम ज़्यादा पसंद आने लगा था। तो फिर मैंने सोचा कि मैं लूँगा कॉमर्स। लेकिन एक दिन मम्मी वैसे ही बोल रही थी, मम्मी काफ़ी टाइम से, कि CA लोग के पास पैसा बहुत होता है इसमें कोई झूठ नहीं है। तो मतलब हमें ये तो पता नहीं था मेहनत कितनी होती है। तो सर बस छोटे से होता है, मिडिल क्लास फैमिली में हमारा यही होता है कि सबसे पहले पैसा बहुत होना चाहिए। तो सर वो सबसे पहला मेरा सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन था कि मेरे को चार्टर्ड अकाउंटेंसी करनी है। अच्छा, तो दैट वाज द मेन सोर्स कि इसने सुना सीएस के पास बहुत पैसा होता है, अंश मेरे पास नहीं है, टेंशन मत ले, है ना। बट मैं हमेशा बोलता हूँ यस, सीएस आर द फाइनेंशियल बैकबोन ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो अंश, सीए करा, सीए फाउंडेशन करा, फाउंडेशन में कितना स्कोर था सर? 310। 310, ओके। देन आप इंटर में आए। यस सर। इंटर में आके रिजल्ट आया, आपकी AIR 42 आई। यस सर। मुझे बताओ, डू योर पेरेंट्स एक्चुअली नो द मीनिंग ऑफ AIR 42? मतलब उनको पता है व्हाट इज AIR 42, इसकी वैल्यू क्या होती है? मतलब डू दे नो द वैल्यू ऑफ दिस AIR 42? सर एक्चुअली मेरे पेरेंट्स के साथ क्या है ना, हमारा बैकग्राउंड जैसे मैंने आपको बताया कि दूर दूर तक लीनिएज में नहीं है चार्टर्ड अकाउंटेंट, मतलब अच्छे, मतलब क्या कहते हैं, क्लोज रिलेटिव्स के दूर में भी नहीं है। तो हुआ क्या, उनको तो अगर मैं पास हो जाता तो वो उसके लिए बहुत खुश थे, क्योंकि वो उन्होंने मेरे को देखा था कि एग्जाम टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा पढ़ने लगा था। तो वो चाहते थे कि मेरे एफर्ट्स का आउटपुट मिल जाए। सर जब रैंक आई तो उन्होंने मेरे से ये पूछा कि पेपर दिया कितने बच्चों ने था। अब मैंने कहा बोथ ग्रुप्स तो 25-26 हज़ार, अब के तो शायद 40 हज़ार में, और ओवरऑल 2 लाख से ऊपर ने दिया। तब उन्हें बहुत ज़्यादा प्राउड फील हुआ कि वो टॉप 50 के अंदर जो आ गया मैं। Yes, because that achieve that target of AIR 42 is in itself a remarkable thing. मतलब बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। चलो अंश, अब एक एक करके आपके कुछ पर्सनल एरियाज पे मैं फोकस करूंगा, ठीक है? चलो अंश के साथ जब मैंने पहली बार बात करी थी आफ्टर द रिजल्ट, आई नो अंश ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली थी जो मैं जनरली मानता हूं, मैं पर्सनली आई बिलीव ऑन दैट। अंश, मेरे को याद है द फर्स्ट इंटरेक्शन वी हैड, आपने कहा था कि सर थैंक गॉड माय एफर्ट्स गॉट कन्वर्टेड इनटू रिजल्ट्स। यस सर। राइट, तो व्हाट डू यू से कि मतलब इसमें लक का कितना बड़ा रोल है या लक का कितना बड़ा फैक्टर रहता है? इफ आई से मतलब एफर्ट्स तो रहेंगे ही रहेंगे, बट हाउ मच यू गिव अ रेशियो ऑफ लक वर्सेस एफर्ट्स? सर मेरे हिसाब से तो 10-90 होता है, लक 10% है। अगर एफर्ट्स हम स्टार्ट ही नहीं करेंगे तो वी कैन नॉट एक्सपेक्ट कि लक विल बी ऑन आवर साइड। तो वो तो बहुत मतलब बेकार चीज़ हो जाती है अगर हम उस चीज़ को सोचने लगें। और सर लक आता कहाँ से सर? फिर मैंने जैसे उस दिन बोला था सर, अपनी फेथ होती है हर किसी की। सो वी बिलीव इन सर्टन थिंग्स। मैं भगवान में थोड़ा ज़्यादा मानता हूँ इस चीज़ को लेके। तो मुझे वहाँ से वो सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन मिलता है कि अगर मैं अपने एफर्ट्स डालता रहूँगा तो लक विल बी डेफिनेटली ऑन माई साइड। उस चीज़ को मैं सोचूंगा भी नहीं फिर। और सर रिजल्ट्स में थोड़ा इस बार रिफ्लेक्ट हो गया। डेफिनेटली। तो दोस्तों देखो, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात बोली है अंश ने कि यार आपको ना एफर्ट्स लगाते रहनी है। आप भगवान भरोसे बैठ जाओगे वो काम नहीं करना। यू हैव टू पुट इन योर कांस्टेंट एफर्ट्स टू गेट द डिजायर्ड रिजल्ट्स, राइट? अंश, ये तो रही हमारी एफर्ट्स की बात। यस सर। अब मुझे ये बता, तेरी लाइफ में कोई सहेला सहेली जो मतलब होता है ना यार, मेरा ब्रो, मतलब ब्रो टाइप, मतलब नॉट मैं मतलब ऐसे नहीं है, मतलब मैं पर्सनल, आई नो, मैं वो नहीं पूछूंगा, है ना, वो बताएगा मुझे तू, ठीक है। नहीं, वो ब्रो टाइप होता है ना जिसके साथ लाइक एट टाइम्स वी फील यार कि आज ना मतलब थोड़ा सा डाउन फील हो रहा है, आज मतलब थोड़ा सा वैसा लूज सा फील हो रहा है। सो वी टॉक टू देम एंड गेट इंस्पायर्ड एंड गेट गोइंग ऑन एंड गेट बैंग ऑन। सर टू बी ऑनेस्ट मेरे थे 1-2 अच्छे फ्रेंड्स, बट ड्यू टू सम रीजंस वी स्टॉप टॉकिंग। तो हो गया हमें काफ़ी टाइम, मतलब ऐसा नहीं है आई एम होल्डिंग ग्रजेस विद देम, बट वी जस्ट डू नॉट टॉक एनीमोर। है एक और मेरा अच्छा दोस्त, बट वो सर वो फिर साइंस फील्ड में है, तो वो अभी ग्रेटर नोएडा में है, मतलब दिल्ली से तो ऑलरेडी काफ़ी दूर है, तो रेयरली कभी बात हो पाती है, वो अपने कॉलेज लाइफ में बिजी है। तो सर इस टाइम पे ना मम्मी मेरी बेस्ट फ्रेंड थी। ओह, दैट्स द बेस्ट पार्ट। यस सर, दैट्स द बेस्ट पार्ट। मम्मी के पास मैं चला जाता था, वो कहती थी आज सो जा मत पढ़, 2 घंटे बाद उठ के पढ़ लियो। तो सर वहाँ से ना एक अलग वो मिलता है कि अगर घर वालों को दिख रहा है कि एफर्ट्स को मेरे कंसिडर कर रहे हैं, फिर सर वो 2 घंटे की नींद के बाद मन करता है पढ़ लो फिर से। राइट, मैं ना हमेशा ही बोलता हूँ, लाइक मेरे पास अभी हमेशा बच्चा जब भी परेशान होता है ना, मैं उसको कहता हूँ यार आपको ना कहीं मोटिवेशन ढूंढने की जरूरत नहीं है, एवरीथिंग लाइज एट योर टिप्स। आपके पेरेंट्स आपका सबसे बड़ा सोर्स ऑफ मोटिवेशन होना चाहिए, दैट इज द बिगेस्ट थिंग। अच्छा अंश, हाउ वाज योर जर्नी विद अनअकैडमी? मतलब आपने कैसे शुरू करा? आई एम जस्ट डिस्कसिंग हाउ यू प्लान द थिंग्स, स्ट्रैटेजी क्या रही? आपने कब शुरू करा? ग्रुप 1 कब करा? ग्रुप 2 कब करा?
हाउ द थिंग्स यू मैनेज्ड एवरीथिंग, वो एक बार हमारे दोस्तों को बताओ। सर एक्चुअली आई हर्ड ऑफ अन अकेडमी व्हेन आई वाज इन फाउंडेशन। मैंने अपने एक सर से करा था जिन्होंने मेरे को 11th-12th अकाउंट्स पढ़ाया, और डेफिनेटली उन्होंने बहुत अच्छा पढ़ाया फाउंडेशन में और मेरे को रिजल्ट उसका मिला। बट इन इंटर आई वांटेड कि मैं थोड़ा सा अपने एक्सपैंड करूं होराइजन्स को। मैं चाहता था कि थोड़ा और डाइवर्सिफाई करूं इंटरेस्ट को। तो मेरा जिस दोस्त ने फाउंडेशन अन अकेडमी से करा था, मैंने उसकी रिकमेंडेशन पे परचेज करा। ओके। और सर जब मैंने स्टार्ट करा तो मेरा नॉर्मल वही 31st मई के आसपास सबका ग्रुप 1 कंप्लीशन होता है। बट टू बी ऑनेस्ट, अगर मेरे से उस टाइम पे कोई ये बोलता कि तुम्हें का पेपर सॉल्व कर, मैं सच बता रहा हूँ सर, 1-2 सब्जेक्ट को छोड़ के ज़्यादा नहीं हो पाता। ओके। क्योंकि मैं थोड़ा बहुत मैं लो था, बट थोड़ा बहुत मैं फिर अपनी साइड से भी कम एफर्ट डाले। ओके। और उस चीज़ के लिए सर जब आप फिर ग्रुप 2 में मैं आपके साथ कनेक्ट हुआ तो सर वो मेरे को पता नहीं डिफरेंट सॉर्ट ऑफ ना सर, कभी कभी कहते हैं ना एनर्जी मैच हो जाती है। राइट। सर वहाँ पे फिर मुझे लगा कि नहीं, अगर मैं 10 घंटे पढ़ रहा हूँ तो वो कम है, तो मैं 14-15 घंटे, मैंने आपको बताया भी था मैं लेक्चर्स करता था। राइट। तो वो सेल्फ स्टडी के लिए डेफिनेटली थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ होता था, बट सर वो फिर कहीं ना कहीं लगता था ना पुरानी चीज़ें क्लियर हो रही हैं, तो सर वो बहुत अच्छा लगता था। और उसके बाद लास्ट के 2 महीने तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, पूरा सेल्फ स्टडी का टाइम था। सो लास्ट के 2 महीने यू डिड द एंटायर सेल्फ स्टडी पार्ट? यस सर। अच्छा, लास्ट के 2 महीने में जो सेल्फ स्टडी पार्ट था उसमें हाउ यू प्लान द थिंग्स, मतलब कैसे आपने सारे सब्जेक्ट्स के ऊपर बराबर फोकस डाला, किसी सब्जेक्ट को कम या ज्यादा टाइम दिया, या कैसे करा? सर फाउंडेशन में मेरे हिसाब से मैंने एक गलती करी थी, मैंने लॉ को बहुत ज़्यादा बोरिंग सब्जेक्ट समझा था। ओके। तो उस चक्कर में मैं उसको ना लास्ट में थैंकफुली मैं पास तो हो गया था और डिसेंट स्कोर आ गया था लॉ में भी। तो मैं यहाँ पे वो गलती नहीं कर सकता था। मैंने लॉ को पहले दिन से पढ़ा हर सब्जेक्ट के साथ। ऐसे ग्रुप 2 में तो थ्योरी और बढ़ जाती है। तो सर जैसे आपने ना एक सेशन यूट्यूब पे डाला भी था, जहाँ तक मुझे याद है, आपने उसमें 60 डेज़ के राउंड की प्लानिंग बताई थी। तो सर मैंने बिल्कुल उसी को फॉलो करा। आपने कहा हर किसी की अपनी कैपेसिटी होती है, 2 रिवीजन या 3 रिवीजन। मेरे को लगता था 3 मैं ट्राई करूँगा, बट सर जब मेरा फर्स्ट खत्म हुआ तो देन आई रियलाइज कि दो ही हो पाएंगे। और वो सर टू बी ऑनेस्ट 1.75 रिवीजन्स के राउंड हुए। मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स उसमें कवर हो चुके थे 2 बार। तो ऐसे करके एग्जाम्स आने तक सर कॉन्फिडेंस आ गया था फिर। ओके। सो डिड यू ट्राइड एनी मॉक टेस्ट पेपर और समथिंग, या आप अपने कॉन्सेप्ट पर ही फोकस करते रहे जो आपको एजुकेटर्स ने पढ़ाया, क्लास में पढ़ाया? एज आई टोल्ड यू अर्लियर टू सर, जैसे मेरा हुआ था ग्रुप 1 बहुत अच्छे नोट पे, मेरे पर्सनल एंड पर नहीं खत्म हुआ था, मेरे एफर्ट्स में कहीं ना कहीं थी कमी। तो सर मेरे पास टू बी ऑनेस्ट नहीं था उस चीज़ के लिए टाइम कि मैं मॉक टेस्ट दे पाऊँ, क्योंकि लोगों को मैंने देखा वो सितंबर मंथ में शुरू कर गया था और मेरा फर्स्ट रिवीजन तब खत्म नहीं हुआ था। तो सर फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे ना हमें अपनी मेंटालिटी को डिफरेंशिएट करना होता है कि भाई अगर वो दे रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि मैं भी दूँ। मेरा भी मन मचला था उस टाइम पे कि यार मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा। लेकिन फिर सर वही बात है, सारे बड़े बड़े हमारे एजुकेटर्स सब बाहर के भी अन अकेडमी के भी सब यही बोलते हैं, कॉन्सेप्ट्स पर फोकस करोगे तो सब हो जाएगा। डेफिनेटली। एक ना कॉपी पेस्ट वाली स्ट्रैटेजी जो नॉर्मली चलती है, नॉर्मली हर बच्चा लगाने की कोशिश करता है। मैं बेटा आज ना सब बच्चों को एक बात बोलना चाहूंगा, प्लीज डोंट कॉपी पेस्ट। भाई यू नीड टू आइडेंटिफाई योर जोन्स। आप किस में स्ट्रांग हो, आप किस में वीक हो, अकॉर्डिंगली यू कैन बाइफरकेट द टाइम, बट डोंट कॉपी पेस्ट द एग्जैक्ट। मैं हमेशा ये बात बोलता हूं बिकॉज एवरीवन हैज इट्स ओन स्ट्रांग एंड वीक जोन। लाइक किसी का कुछ स्ट्रांग होगा, किसी का कोई पार्ट स्ट्रांग होगा। सो मेक योरसेल्फ कंफर्टेबल विद दैट स्ट्रांग एंड द वीक जोन्स। ओके अंश, एट टाइम्स जब हम पढ़ाई करते हैं, यस सर, आई नो जब मैं खुद पढ़ता था तो आई यूज्ड टू हैव, यार आज नहीं हो रहा, मतलब बिल्कुल सर, एट टाइम्स वी फील डीमोटिवेटेड बहुत ज्यादा ना, कि यार बस यार थक गए यार, क्या यार यही लाइफ है क्या यार, ना कोई फेस्टिवल ना कुछ ना कोई, मतलब सब कुछ। स्पेशली इस बार में तो दिवाली भी बीच में आ गई थी। सो दिवाली में पीपल वर लाइक सर दिवाली मनाए ना मनाए, तो एवरीवन वाज लाइक सर क्या मतलब क्या करें क्या ना करें, तो एवरीवन वाज लाइक बिट थिंग। तो मतलब हाउ डू यू फेस दैट सिचुएशन, हाउ डू यू चैलेंज योरसेल्फ इन दैट सिचुएशन? सर डीमोटिवेट हमारे कोर्स में होना बहुत कॉमन है और बहुत फ्रीक्वेंटली हो जाते हैं कई बार, क्योंकि सर हम ना कंसिस्टेंसी बहुत बार ट्राई करते हैं, प्रॉब्लम हो जाती है, हम लोग इंटेंसिटी और कंसिस्टेंसी में डिफरेंशिएट नहीं कर पाते। और ये चीज़ तो मेरे को एग्जाम देने के बाद पता लगी थी कि मैं गलती कर कहाँ रहा था, क्योंकि इंटेंसिटी से जैसे बोला भी शुरू करते हैं तो वो कम होती जाती है, लेकिन कंसिस्टेंसी या तो ऐसे जाएगी या फिर ऊपर की तरफ जाएगी। तो सर यही होता है, अगर हम अपने एफर्ट्स को कंसिस्टेंट, में ये कह नहीं रहा, क्योंकि कई बार होता है कि टैक्सेशन तो जैसे हमारा बहुत टेक्निकल सब्जेक्ट है, मुझे बहुत पर्सनली पसंद है, बट है टेक्निकल क्योंकि प्रोविजंस बहुत होते हैं उसके अंदर। तो उसमें तो अगर एक बार क्वेश्चन नहीं होता तो सर पूरा माइंडसेट हिल जाता है कि ये भी नहीं हो रहा, जीएसटी भी नहीं होगा मेरे से, इनकम टैक्स तो हो नहीं रहा। तो सर वहाँ पे थोड़ा सा करना पड़ता है। और सर जैसे आपने अभी फेस्टिविटीज़ का बोला, सर टाइम निकालने पे ना थोड़ा बहुत हो जाता है। जैसे दिवाली पे वैसे तो आपको पता है दिल्ली में फायर क्रैकर्स बैन में थोड़ा बहुत चल जाता है मैंने 15-20 मिनट करा और 1-2 घंटे वो सर वो जो घर पे पूजा वगैरह होती है, और थोड़ा बहुत 1-2 घंटे मैं मानता हूँ मैंने उस दिन में करा भी। तो सर ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल हम चीज़ को मिस आउट कर देते हैं, लेकिन सर अगर हम उस चीज़ को प्रॉपरली मैनेज करेंगे तो डेफिनेटली हो जाए। चलो अंश, आई रिमेम्बर तूने मेरे साथ पहले ग्रुप 2 का बैच स्टार्ट करा। बिल्कुल सर। एंड देन तूने कहा नहीं सर मुझे ग्रुप 1 का कॉस्टिंग भी दोबारा मतलब मेरे को पढ़ना है।
एंड तूने ग्रुप 2 के साथ साथ ग्रुप 1 का कॉस्टिंग भी साथ साथ कवर अप करा एंड यू मैनेज प्रीटी वेल बोथ द थिंग्स एंड देन फाइनली यू रीच दिस फीट। तो हाउ वाज जर्नी इन द बैचेस, मतलब आपका जो बैचेस की जर्नी थी वो कैसी थी? सर एक तो पंक्चुअलिटी बहुत मैटर करती है। कई बार ना हम देखते हैं, कई भी हम टीचर्स के पास जाते हैं, वो पंक्चुअलिटी हमें मिलती नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ पे क्या था कि अगर बोला गया था कि कोर्स कंप्लीशन टाइम पर है, हाँ वो 10-5 दिन एक्सटेंडेड हो तो नॉर्मल हो जाता है, क्योंकि वो सर कोर्स का फिर आप कंटेंट क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। तो सर मैं वहाँ से मैं एक एंड से बिल्कुल फ्री था कि अगर मैं क्लास में अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कर पा रहा हूँ तो मुझे पता है कि मैं एग्जाम टाइम पे उनको सीधा रिवाइज करूँगा तो मेरे को याद आ जाएंगे। तो सर कॉस्टिंग का बैच मैंने जैसे आपको बोला थोड़ा मैनेज करना पड़ता था, बट सर हो जाता था। मतलब वो एक में मैं कहा ना आपको एनर्जी मैच हो गई थी, तो सर वो फिर मोटिवेशन मिल रही थी। चलो वो जर्नी क्या रही, मतलब अगर मैं कॉस्टिंग और एफएम और बाकी सब्जेक्ट्स की बात करूं तो वो जैसे आपने ग्रुप 2 हमारी टीम संकल्प से करा है ना, तो वो जर्नी कैसी रही? मतलब हाउ डू यू डिफाइन दैट कि आप अपने हाउ डू यू डिफाइन दैट जर्नी कि यार हाँ यार मैं ऐसे ऐसे करके इस तरीके से चला और मेरे को अच्छा लगा, या इसके क्या प्लस पॉइंट्स थे या क्या आपको सही लगा उसके अंदर, बहुत अच्छी चीज क्या लगी उसके अंदर? सर मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमारे कोर्स में क्वेश्चंस इतने सारे हैं, हर कोई भी सब्जेक्ट हो तो सर डाउट्स लेके आते हैं हम सब। तो सर वो जब हाथ के हाथ क्लियर हो जाते हैं ना, तो जब हम सेल्फ स्टडी करने बैठते हैं हमें एक चीज़ बैक ऑफ द माइंड फ्री होती है, क्लियर होता है कि अब कोई डाउट्स नहीं है। पुराने वाले को रिवाइज करो, 2 बार करो, 4 बार करो। तो सर वहाँ पे बड़ा वो मतलब एक कहते हैं ना पॉजिटिव पॉइंट मेरे को लगा। ऊपर से सर जैसे आपका था कि आप तो जब मैं पूछता था मोस्टली आप 10 मिनट के अंदर जवाब, रेयरली कभी होता होगा 1-2 घंटे में, बट आप हमेशा देते थे। और सर सब एजुकेटर्स ने इस तरीके से ही करा, तो बहुत ज़्यादा सर एक वो फिर जब आपके एफर्ट्स बहुत सारे थे, जैसे आपने तो एग्जाम टाइम पर सीरीज़ लाई थी, टू बी ऑनेस्ट मैं नहीं देख पाया था क्योंकि आपको मैंने बताया कि मैं सेल्फ स्टडी से थोड़ा कर रहा था। बट सर वो मुझे दिख रहा था कि ये अगर एजुकेटर्स कर रहे हैं, तो मेरे दिमाग में ये था कि मैं किसी को स्ट्रैटेजी में कॉपी ना करूँ, लेकिन अगर वो एफर्ट्स में तो मैं उनको कॉपी कर सकता हूँ कि बच्चे अगर यूट्यूब सेशन कर रहे हैं तो मैं एटलीस्ट उससे ज़्यादा ही आउटपुट निकालूँ अगर मैं वो यूट्यूब पे नहीं देख रहा हूँ तो। राइट, तो ये था अंश। अगर मैं आपको बोलूं कि आपका एक जर्नी सिंस 10th क्लास, जैसे आपने बोला कि 10th तक आप ठीक एक एवरेज बच्चा थे, थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट था, थोड़ा थोड़ा कम था, कुछ चीजों में था। तो अगर मैं 11th 12th की बात करूं और जब बच्चा इंटर फाउंडेशन स्टार्ट करता है, फाउंडेशन पास करता है, देन फिर उसके सामने इंटर आता है। यस सर। तो फाउंडेशन से जब इंटर पर स्विच करता है तो मैंने देखा है कई बच्चे ना स्पेशली कुछ सब्जेक्ट्स को लेकर काफी ज्यादा मतलब होता ना अनरेस्ट हो जाते हैं, अनईजी हो जाते हैं यार, मतलब ये कैसे हो रहा है यार, ये तो मेरे को समझ ही नहीं आ रहा यार। जैसे स्पेशली अगर मैं बात करूं कॉस्टिंग और टैक्सेशन, अगर मैं ग्रुप 1 में बात करूं, अकाउंट्स और लॉ हमने एक बार को पहले पढ़ा हुआ होता है कहीं ना कहीं फाउंडेशन में, तो एक कनेक्ट कहीं ना कहीं होता है, बट कॉस्टिंग और टैक्सेशन बिल्कुल न्यू पार्ट होते हैं। तो हाउ डिड यू मैनेज दैट? सर जैसे आपने कहा कि वो सबको लगता है थोड़ा अनरेस्ट की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, मेरे साथ भी हुई थी। लेकिन सिर्फ एक ही चीज़ है सर, दोनों पहली बात तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं, तो सर सभी टीचर्स बोलते हैं, आप भी यही बोलते हो, प्रैक्टिस जितनी करोगे उतना ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। तो सर जितना बार प्रोविजंस को पढ़ा, इनफैक्ट मैंने टैक्सेशन तो सबसे ज़्यादा बार 4 से 5 बार पूरा कोर्स पढ़ दिया था। ओह ग्रेट। तो उस चक्कर में लास्ट में एग्जाम देते देते मुझे काफ़ी क्लैरिटी आ गई थी। चलो बहुत बढ़िया। मैं ना हमेशा एक बच्चों से बात बोलता हूँ, अब बच्चे कहते हैं नहीं सर आप गलत बोल रहे हो, सारे लोग बोलते हैं स्मार्ट वर्क इज द स्मार्ट वर्क, और मतलब हार्ड वर्क तो कोई काउंट ही नहीं करता। तो व्हाट यू हैव टू से, अब आप तो एक्चुअली कर चुके हो सारी चीजें एंड यू हैव सिक्योर्ड ऑलरेडी अ रिमार्केबल फीट। सो अब हाउ डू यू फाइंड योरसेल्फ, इज ओनली द स्मार्ट वर्क द वे, और फर्स्ट हार्ड वर्क देन स्मार्ट वर्क, और ओनली हार्ड वर्क? व्हाट आर द थ्री आउट ऑफ द थ्री विच इज द बेस्ट कॉम्बिनेशन अकॉर्डिंग टू यू? सर हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क बेस्ट है, करने को तो तीनों से कोई ना कोई अपना अचीवमेंट ले सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट मतलब सबसे बढ़िया एग्जांपल स्मार्ट वर्क का फास्ट ट्रैक बैचेस कर लो कि 60-70 नंबर तो आ ही जाएंगे, 400 नंबर चाहिए होते हैं तो तुम कम से कम 500 नंबर ले आओगे पास होने के लिए। राइट। लेकिन सर हम लर्निंग पे कितना कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं उसमें वो मैटर करता है, क्योंकि सर फास्ट ट्रैक बैचेस जैसे हमें पता है, आप क्लास में अगर 200 घंटे की बैचेस ले रहे हैं तो फास्ट ट्रैक आप 110 घंटे का निकालोगे 20 का, तो सर हम चीज़ छोड़ नहीं सकते। जैसे आर्टिकलशिप में हम ये चाहते हैं कि हमें बेस्ट से बेस्ट मिले, हम वहाँ पर भी तो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे ना, तो लर्निंग में क्यों करें उस मामले में? राइट, एब्सोल्युटली, ये बात तो बिल्कुल ठीक है यार, कॉम्प्रोमाइज कहीं नहीं करना है, आपको बेस्ट चीजों पे फोकस करना है। हाउ मच द कॉन्सेप्ट्स प्लेड द रोल व्हाइल रिवाइजिंग, कि हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर थे तो हमने जो अपना फाइनल थिंग करा उसके जब रिवीजन करा उसमें कितना इंपॉर्टेंट रोल रहा, और जो हमारे एग्जाम टाइम पर रहा उसका क्या इंपॉर्टेंस रहा? सर कॉन्सेप्ट बिल्डिंग अगर शुरू में ही बहुत अच्छी हो जाती है, जैसे आपका सब्जेक्ट है कॉस्टिंग और जो आपने स्टार्ट कराया था कॉस्ट शीट से,
आई डोंट थिंक कि कोई 22 घंटे उस चैप्टर को पढ़ाता होगा लेकिन आपने उसके अंदर पता नहीं क्या क्या पढ़ा दिया था कि मेरे आने वाले चैप्टर्स के सबके डाउट ऑलरेडी क्लियर हो चुके थे। मतलब मैंने आपको कहा ना, मैंने आपसे दोबारा करा तो तब मेरे को पता चला कि वो मेरे आने वाले चैप्टर्स में कुछ कुछ छोटे छोटे डाउट्स थे, वो उसी के अंदर क्लियर हो गए थे। तो सर कॉन्सेप्ट बिल्डिंग तो इतनी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि अगर हमने पढ़ सही से लिया और हमारे इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल कर लिया तो हमें बाहर के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा नहीं भी करेंगे तो भी काम चल जाएगा। जैसे रेफरेंस बुक्स बहुत सारी होती हैं, मैंने नहीं करी थी, मैंने सिर्फ पिछले 3 से 4 अटेम्प्ट के आरटीबीज करे थे और करंट अटेम्प्ट का एमटीबी, बस सर इतना। ओके, दैट्स गुड, दैट्स गुड। So that's great in conversation with Ansh, AIR 42. So on behalf of all the listeners, I congratulate once again Ansh to you and I wish you all the best for your future endeavors. Thank you so much. मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपसे ना कैमरे पर एक प्रॉमिस ले रहा हूँ। Yes sir. आप कुछ टाइम बाद CA फाइनल में इसी तरह AIR लेकर आओगे? सर मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा, मेहनत मेरे हाथ में है, वो मैं पक्का करूंगा। चलो मेहनत करेंगे, बाकी तो देखो हमेशा जैसा अंश ने भी बोला 10% इज आउट ऑफ द लक फैक्टर, तो वो हम रिजर्व के लिए छोड़ देते हैं कि हाँ यार दैट इज अ पॉसिबिलिटी, बट डेफिनेटली यू आर गोइंग टू पुट योर बेस्ट आउट ऑफ दिट एंड ऑल द बेस्ट अंश। सो बिलीव मी, ही इज हियर बिकॉज ही हैज अर्नड इट एंड ही टोटली डिजर्व्स दिस। Believe me, you could be the next who are going to be sitting here and making this another amazing video for all your juniors. So let's join Unacademy and let's crack it.